दोस्तों, अभी तक हमने आपको कई सारे चोर और ठगों की कहानियां सुनाई, जिनके चोरी करने या फिर ठगी करने के अपने अपने तरीक़े थे। लेकिन आज की कहानी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ठग से कराने जा रहे हैं जो पांचवी फेल है। लेकिन जब इसकी ठगी की कहानी का भांडा फूटता है, जब पुलिस वाले इसकी पूरी कहानी सुनते हैं, तो खुद पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर एक पांचवी फेल शख्स इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकता है। बेशक ये ठग पांचवी फेल था, लेकिन इसने जितनी भी महिलाओं को अपना शिकार बनाया, वो कोई अनपढ़ या फिर गांव देहात की रहने वाली नहीं थी, बल्कि इनमें कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर थी, कोई सरकारी अफसर, तो कोई प्रोफेसर। इसकी ठगी की शिकार हुई तमाम महिलाएं सोसाइटी की इज्जतदार फैमिली और ख़ानदान से थीं। लेकिन इन सबके बावजूद वो एक पांचवी फेल ठग की शिकार बन गईं और अब अपनी किस्मत पर रो रही हैं कि इतनी पढ़ी लिखी और टैलेंटेड होने के बाद भी कैसे वो इस ठग के झांसे में आ गई, और एक तरह से उनकी अच्छी खासी कैरियर पर एक बदनुमा दाग लग गया। तो क्या है शादियों के सबसे बड़े नटवर लाल की पूरी कहानी, जिसके पास 15 दुल्हन पहले से थीं और पता नहीं कितनी दुल्हनें आने वाली थीं। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। बात आज से 2 साल पुरानी है। बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो किसी कंपनी में जॉब कर रही थी। इस महिला की उम्र 38 साल थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये बात 2022 अगस्त के महीने की है। यह महिला खुद तो बेंगलोर में जॉब कर रही थी, लेकिन इनका पूरा परिवार विशाखापट्टनम में रहा करता था। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहिबा की उम्र 38 साल हो चुकी थी, ठीक ठाक पैसे भी कमा रही थी। अब उन्होंने सोचा कि शादी कर लिया जाए। शादी के इरादे से उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पे अपनी एक आईडी बनाई, जिसमें अपना डिटेल्स शेयर किया और कुछ फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दिए। इंजीनियर साहिबा देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। खैर, ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद एक शख्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आईडी पर एक मैसेज भेजा कि वो उन्हें पसंद करता है और उनसे बात करना चाहता है। जिस शख्स ने इंजीनियर साहिबा को मैसेज किया वो पेशे से एक डॉक्टर था, क्योंकि उसने प्रोफाइल पे जो फ़ोटोज़ अपलोड की थी वो डॉक्टरों वाली थी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जब डॉक्टर साहब की तस्वीर देखी तो उन्हें पसंद आ गई। डॉक्टर साहब भी देखने में बेहद स्मार्ट और सबसे बढ़कर एक डॉक्टर। अब डॉक्टर साहब और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिनों की बातचीत के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि क्यों ना हम दोनों एक बार आमने सामने मुलाकात करें, इस तरह एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंजीनियर साहिबा भी तैयार हो गई। डॉक्टर साहब ने मुलाकात के लिए जो जगह चुनी वो मैसूर थी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैसूर में ही एक किराए के घर में रहा करते थे। इंजीनियर साहिबा मैसूर पहुंचती है, दोनों की मुलाकात होती है, अलग अलग जगहों पे दोनों घूमते भी हैं और फिर बात तय हो जाती है कि अब शादी करते हैं। इधर इंजीनियर साहिबा अपने बारे में सब कुछ बताती है कि वो बेंगलोर में जॉब करती है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली विशाखापट्टनम में रहती है। डॉक्टर साहब भी अपने बारे में बताते हैं कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में रहे नहीं, बस 1-2 कज़न और कुछ दोस्त यार हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों की जायदाद है, जिस जायदाद को लेकर ख़ानदान वालों के बीच विवाद चल रहा है। लेकिन जल्द ही ये तमाम जायदाद डॉक्टर साहब के नाम होने वाली है, और यही वजह है जो वो एक किराए के घर में रह रहे हैं। खैर, इस मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ भी लिया और शादी के लिए तैयार भी हो गए। जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाखापट्टनम फैमिली के पास पहुंची, उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताया और घर के लोग शादी के लिए तैयार हो गए। फिर डॉक्टर साहब ने अपनी होने वाली दुल्हन की फैमिली वालों से बात किया और शादी के लिए 28 जनवरी 2023 की तारीख तय हो गई। अब 28 जनवरी 2023 को विशाखापट्टनम के एक बेहतरीन होटल में शादी होनी थी। लड़की की फैमिली के तमाम लोग होटल पहुंचे। इधर दूल्हा साहब भी अपने कज़न और कुछ दोस्तों के साथ होटल पहुंचते हैं। फिर इन दोनों की शादी होती है और डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर मैसूर पहुंच जाते हैं। चूँकि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता रखा था कि वो किराए के मकान में रहते हैं और जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी का विवाद ख़त्म होगा वो जल्द ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इधर पत्नी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ कि चलो कुछ ही दिनों की तो बात है, जब प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी तो अपने घर चले जाएंगे। अब शादी के बाद 3 दिन बीत गया। चौथे दिन डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, एक इमरजेंसी है और हमें फ़ौरन एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है, तो हमें आज ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन हम फ़ोन पे बातचीत करते रहेंगे और जैसे ही काम ख़त्म होगा हम वापस आ जाएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने एक बात और कही कि देखो, जब हम काम पे होते हैं तो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते, तो तुम फ़ोन मत करना, हम फ्री होकर ख़ुद तुमसे बात कर लिया करेंगे। इसके अलावा अगर कोई शख्स यहाँ आए और मेरे बारे में पूछे तो तुम कुछ नहीं बताना कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। बहुत से लोग हमारे दुश्मन भी हैं
हो सकता है वो हमारे खिलाफ जासूसी करें और हमें नुकसान पहुंचाएं। तो इसीलिए तुम मेरे बारे में किसी से कुछ मत बताना और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब बीवी को हिदायत देकर मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने एक रोज़ तो अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन उसके बाद फ़ोन नहीं आया। अब डॉक्टर साहब को गए 3 दिन बीत चुके थे। इधर इंतज़ार के बाद भी जब कॉल नहीं आया तो पत्नी ने फ़ोन लगाया कि पता नहीं डॉक्टर साहब फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब पत्नी ने फ़ोन लगाया तो नंबर स्विच ऑफ। अब पत्नी परेशान हुई, फिर सोचा हो सकता है किसी ज़रूरी काम में फंस गए हों, जब फ्री होंगे तो खुद फ़ोन करेंगे। लेकिन इधर हफ्ता 10 रोज़ बीत गए और मोबाइल अब भी बंद बता रहा है। पत्नी थोड़ी और परेशान हुई कि इतने रोज़ तक मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। अब एक रोज़ पत्नी घर पे अकेली बैठी अपने सामान वगैरह ठीक कर रही थी और अपने कपड़े रखने के लिए जब उन्होंने अपनी ट्रॉली खोली तो वो दंग रह गई। ट्रॉली में रखे शादी के तमाम जेवरात और 10 लाख रुपए तो है ही नहीं। तमाम जेवरात और पैसे गायब हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचती हैं कि ये क्या मामला है। इधर हफ्ता 10 रोज़ से पति को फ़ोन नहीं लग रहा। घर में रखे तमाम जेवर और पैसे भी गायब हैं। अब पहली बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। न घर में कोई आया न गया, फिर भी पैसे और गहने चोरी हो गए। उधर डॉक्टर साहब की भी पिछले 10 रोज़ से कोई खबर नहीं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने घर से नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंची। चोरी और अपने पति के गायब होने के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज कराया। अब पुलिस के हाथ सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक फ़ोन नंबर के। पुलिस डॉक्टर साहब के नंबर पे फ़ोन लगाती है, लेकिन नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब पुलिस और परेशान हुई कि नंबर तो बंद है, तो फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किस तरह किया जाए। फिर पुलिस ने डॉक्टर साहब के नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल्स निकाली, तो पता चला ये एक ऐसा नंबर है जिस पे कॉल सिर्फ आ सकती है। इस नंबर से किसी को कॉल जा नहीं सकती। अब पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि इस नंबर पर किन किन लोगों ने कॉल किया है। तो पता चला डॉक्टर साहब के इस नंबर पर जितनी भी कॉल आई है, कॉल करने वाली तमाम महिलाएं हैं। किसी भी मर्द ने कॉल नहीं किया। पुलिस सोचती है कि ये चक्कर क्या है। एक नंबर है जिस पे सिर्फ फ़ोन आ सकता है, जा नहीं सकता, और उस पे फ़ोन करने वाली तमाम महिलाएं हैं। उधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पुलिस को वो तमाम बातें बता दी जो मुंबई जाते समय उसके पति ने कहा था कि प्रॉपर्टी को लेकर उनका झगड़ा चल रहा है, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उनके बारे में किसी से कुछ न कहें। अब इन बातों से पुलिस को सारा मामला समझ में आ चुका था। खैर, डॉक्टर के नंबर पर जिन महिलाओं ने फ़ोन किया था, पुलिस ने उनमें से 1-2 नंबर पे फ़ोन किया, तो हर एक ने पुलिस को यही बताया कि हाँ ये शख्स उसका पति है। लेकिन किसी ने डॉक्टर साहब के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताया कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और इस वक्त कहाँ होंगे। अब पुलिस सोचती है कि ये चक्कर क्या है। जितनी भी औरतों से बात कर रहे हैं सब यही कह रही है कि ये शख्स उसका पति है, लेकिन इनमें से एक भी महिला पुलिस की मदद करने को तैयार नहीं। अब पुलिस परेशान कि करें तो क्या करें। पुलिस ने उन तमाम नंबरों की डिटेल्स निकाली कि इन महिलाओं में कौन है जो सबसे ज़्यादा इस नंबर पर बात करती है। उससे पर्सनली जाकर बातचीत करते हैं। पुलिस को एक महिला का नंबर मिला जो डॉक्टर साहब के नंबर पर सबसे ज़्यादा बात करती थी। पुलिस ने महिला को फ़ोटो दिखाई। उसने कहा हाँ ये मेरे पति हैं, लेकिन महिला इससे आगे कुछ भी बताने को तैयार नहीं। पुलिस ने कहा देखिए मैं समझ रहा हूँ कि यह आपके पति हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके पति नहीं। महिला ने कहा क्या मतलब है आपका। अब पुलिस ने वो तमाम तस्वीरें दिखाई जो अलग अलग महिलाओं से ली थी, क्योंकि उनमें से जितनी भी महिलाओं के पास पुलिस पहुंची, हर एक ने पुलिस को अपनी शादी की एक तस्वीर दिखाई और कहा देखिए ये मेरे पति हैं, लेकिन इससे आगे किसी ने कुछ नहीं बताया। अब पुलिस जिस महिला से पूछताछ कर रही थी, उसने जब ये तमाम तस्वीरें देखी तो दंग रह गई। इन तमाम तस्वीरों में दूल्हा तो एक ही है, लेकिन दुल्हनें बदली हुई हैं। महिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। उसका पति इतनी सारी महिलाओं का पति कैसे हो सकता है। पुलिस ने कहा देखिए आप हमें हर एक बात डिटेल से बताइए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसे लीक नहीं करेंगे। अब उस महिला ने बताया कि शादी के तीसरे दिन उसके पति ने कहा ज़रूरी काम से उन्हें बाहर जाना है और जैसे काम ख़त्म होगा वो वापस आ जाएंगे, लेकिन हाँ उनके जाने के बाद अगर कोई उन्हें ढूंढने आए तो उनके बारे में कुछ ना बताए, क्योंकि प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं, हो सकता है उन्हें नुकसान पहुंचाए। अब पुलिस ने एक एक कर उन तमाम महिलाओं से बातचीत की जो कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जब पूरी डिटेल्स बताई तो हर एक महिला ने पुलिस को यही कहानी सुनाई कि शादी के बाद कुछ दिनों तक हमारे साथ रहे और फिर ज़रूरी काम का बताकर वो चले गए।
और हर एक महिला से उसने यही कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर उसका झगड़ा चल रहा है, तो कोई भी उनके बारे में पूछने आए तो कुछ ना बताए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने जिन महिलाओं से बातचीत की उनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और एक तरह से वो वेटिंग लिस्ट में थी। जिन महिलाओं की अभी तक शादी नहीं हुई थी उनकी तादाद 9 थी। अब जब पुलिस उनसे बातचीत की तो पहले तो ये बताने से हिचकिचाई, फिर पुलिस ने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। और फिर पुलिस ने वो तमाम तस्वीरें भी दिखाई जो अलग अलग महिलाओं के साथ उसने शादी की थी। तब इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हाँ, हमारी इनसे बातचीत हो रही है और कुछ दिनों में हमारी शादी भी होने वाली थी। और हर एक महिला ने बताया कि हमारी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पे हुई थी। तो कुल मिलाकर ये शख्स 15 महिलाओं से शादी कर चुका था और 9 महिलाएं ऐसी थीं जो अभी वेटिंग लिस्ट में थीं। लगभग इनसे भी रिश्ता फाइनल हो ही चुका था और कुछ महीनों में ये सब भी इस ठग का शिकार बनने वाली थीं। लेकिन इसी बीच भांडा फूट गया। खैर, इधर पुलिस के सामने चैलेंज ये था कि इस ठग को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि कोई नंबर और अता पता तो है नहीं। लेकिन पुलिस ने तलाश जारी रखी और पुलिस को एक नंबर मिला जिसे इस शख्स ने गलती से डायल किया था। पुलिस नंबर के लोकेशन से उस तक पहुंचने की कोशिश करती है और फिर पता चलता है इस नंबर का लोकेशन बेंगलोर का एक इलाका बता रहा है। पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और फिर कुछ भागम भाग के बाद एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आता है। अब पुलिस उसे थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ होती है और पहली बार इस शख्स का असली नाम पता चलता है। इस ठग का असली नाम था महेश बी नायक, उम्र 35 साल, देखने में बेहद स्मार्ट और 5वीं फेल, लेकिन अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता था। पहले तो हर मुजरिम की तरह ये भी पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वो तमाम तस्वीरें और सबूत दिखाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और वो कहानी कुछ यूँ थी। महेश के मुताबिक बचपन से ही उसकी माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए उसने घर द्वार छोड़कर काम धंधे के सिलसिले में शहरों का रुख किया। चूँकि वो देखने में ठीक ठाक और स्मार्ट था तो उसने फिल्मों में काम करने का सोचा, लेकिन काम मिला नहीं। बेशक ये 5वीं फेल था, लेकिन दिमाग बेहद शातिर था। इसने न्यूज़ में कुछ ठग दुल्हों की कहानियाँ सुन रखी थी। अब इसने भी सोचा कि चलो फिल्मों में काम नहीं मिला तो क्या हुआ, शादी करके पैसे कमाते हैं। इसने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पे अपनी अलग अलग फेक आईडी बनाई और उन आईडी पर जो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करता तो किसी में अपने आप को डॉक्टर बताता, किसी में इंजीनियर बताता, किसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी में सरकारी अफसर तो किसी में बिजनेसमैन। चूँकि देखने में काफ़ी स्मार्ट भी था तो अब इन फेक आईडी के ज़रिए अलग अलग लड़कियों से बात करता, उनसे मुलाकात करता, फिर शादी करता, कुछ दिनों तक उसके साथ रहता और फिर उसके गहने और पैसे लूट कर भाग जाता। किसी से कहता उसे क्लिनिक खोलना है, किसी से कहता बिजनेस में लगाना है और जो बीवी पैसे देने से इनकार करती उनके चोरी करता और भाग जाता। और जिस महिला से भी ये शादी करता उसे पहले ही बता देता कि मेरे माँ बाप हैं नहीं, बस 1-2 कज़न और कुछ दोस्त यार हैं। ये हर शादी में 6, 7, 8 लोगों को अपना रिश्तेदार बनाकर ले जाता। हालांकि इनमें का एक भी शख्स इसका रिश्तेदार नहीं होता, बल्कि ये सभी के सभी नकली रिश्तेदार होते जिन्हें ये भाड़े पर लाता था। और इनमें से जो जिस हिसाब का होता उन्हें उसी हिसाब से पैसे भी देता, किसी को 3,000, किसी को 5,000 तो किसी को 10,000। अब इन्हें भी फ्री में पैसे और मुफ्त में खाने को मिल जाता तो ये लोग भी आसानी के साथ तैयार हो जाते। ये किसी भी पत्नी के साथ महीने भर से ज़्यादा नहीं रहता, किसी के साथ 5 रोज़, किसी के साथ 10 रोज़, किसी के साथ 15 रोज़ और बहुत ज़्यादा तो 1 महीना। और जब भी इसे किसी महिला से शादी करनी होती उससे 1 हफ्ता पहले ये किराए का एक घर लेता, फिर शादी के बाद महिला को उसी किराए के घर में ले जाता और कहता कि देखो हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसका झगड़ा चल रहा है और जैसे ही केस ख़त्म होगा हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे बारे में कोई भी तुमसे पूछे तो कुछ मत बताना, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, हमारी जान को ख़तरा भी है, या फिर हो सकता है झूठे केस में फंसाकर हमें जेल में डलवा दें। अब कौन महिला चाहेगी कि उसका पति किसी मुसीबत में फंसे। पत्नियां भी उसकी बातों पर विश्वास करके खामोश हो जाती। अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी महिलाओं को इसने ठगा तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो 15 में से सिर्फ एक ही महिला ऐसी थी जो बेंगलोर की रहने वाली थी और एक इंजीनियर थी। 2018 में उसने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराया कि उसके पति अचानक से गायब हो गए हैं, घर में जो पैसे और गहने थे वो सब भी गायब हैं। लेकिन पुलिस ने महिला की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो महिलाएं थीं उन्होंने कभी कंप्लेन दर्ज कराया ही नहीं और इसके पीछे वजह थी। शादी के बाद ये अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों तक रहता और जब उसे छोड़कर चला जाता और एक लंबा अरसा गुजर जाता
और वापस नहीं लौटता तो महिला खामोश हो जाती। महिला सोचती अगर किसी से ये बात बताते हैं या फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो हमारी बदनामी होगी कि एक तो शादी के बाद धोखा दिया, ऊपर से गहने और पैसे भी लूट कर चला गया। तो जब लोगों को ये बात मालूम होगी तो लोग क्या सोचेंगे। इसी बदनामी के डर से हर एक महिला खामोश हो जाती। इसी तरह इसने एक डॉक्टर से शादी की। अपनी पत्नी के साथ ये क्लिनिक भी जाता और क्लिनिक पे अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाकर साइट पे डालता और अपने आप को एक डॉक्टर बताता। महेश ने बताया कि उसके अंदर बस एक कमज़ोरी थी कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता था और इसी कमज़ोरी की वजह से कई महिलाओं को उस पर शक हुआ कि यार ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, सरकारी अफसर है, तो इसकी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये सही तरीके से इंग्लिश बोल भी नहीं पाता, नहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर जिन महिलाओं को इस पर शक होता इससे दूर हो जाती। तो इस हिसाब से अगर इसकी इंग्लिश मजबूत होती तो दुल्हनों की तादाद 15 नहीं बल्कि सैकड़े में होती। तो कुल मिलाकर इसने 15 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर शादी किया, जिनमें से कुछ महिलाओं से इनके 5 बच्चे भी हुए और 9 महिलाएं अभी वेटिंग लिस्ट में थीं, लेकिन खुशकिस्मत थीं इसलिए बच गईं। इन 15 बीवियों से जो इसने पैसे लूटे वो करीब 3 करोड़ रुपए थे और पता नहीं कितने पैसे और लूटने वाला था। इसके पास अपना कोई घर नहीं था, महज 2 गाड़ियां थी। ये उन्हीं 2 गाड़ियों से अलग अलग स्टेट में घूमता, अपने शिकार को ढूंढता, उनसे शादी करता और फिर तीसरे रोज उनके पैसे चुराकर भाग जाता। फिर शहर के आलीशान होटल में चेकिंग करता और उन्हीं पैसों से खूब ऐश भी करता और जब लगता कि अब पैसे खत्म हो रहे हैं तब तक अगला शिकार चुन चुका होता। और कमाल की बात यह थी कि इसने किसी ऐसी महिला को अपना शिकार नहीं बनाया जो अनपढ़ गंवार हो, बल्कि शहर की इज्जतदार और पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने जाल में फंसाया, जिनमें कोई डॉक्टर होती, कोई इंजीनियर होती, यहाँ तक कि कुछ तो असिस्टेंट ऑफिसर तक थी। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी ये सभी इसके झांसे में आ गई और इन्हें शक तक नहीं हुआ कि इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। तो 15 महिलाएं जो इसके जाल में फंस चुकी थी वो अपनी किस्मत पर रो रही हैं कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो शिकार बन गई। और 9 महिलाएं जिनकी शादी होते होते बच गई अपनी किस्मत पर खुश हैं। तो महेश भी नायक, जिसका नाम ही इतना खतरनाक है और काम भी खलनायकों वाला है, इसने कितनी महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी और कितनी तबाह होने से बच गई। पुलिस ने 9 जुलाई 2023 को इसे अरेस्ट कर लिया और फिलहाल ये जेल में है। तो दोस्तों ये थी एक ठग दूल्हे की पूरी कहानी। वैसे इस ठग के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।